जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की झीलों को। भारत की झीलों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की झीलें, उत्तराखंड की झीलें, फिर पंजाब की झीलें, इस तरह से राजस्थान की झीलें, सभी राजस्थान की झीलें, जम्मू कश्मीर की, इधर उत्तराखंड की, और आपकी ये तमाम झीलें दिख रही हैं। तो इन सब का अध्ययन एक एक करके हम लोग करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में स्थित कौन कौन सी झील हैं? बुलर झील, डल झील, जानसर नहीं, ये मानसर है। मानसर झील, शेषनाग झील, पोंगोत्सो झील, और यहीं पर देखिए उत्तराखंड में सूरज ताल, चंद्रताल, नागपुर, सात ताल, भीमताल, इन सब झीलों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं झीलों का निर्माण। झीलों का निर्माण कैसे हुआ है, झील क्या है, इन सब को जानने के बाद हम लोग इन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अधिक भारत में झीलों की संख्या नहीं है। और झीलों का निर्माण हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की तुलना में बहुत ही कम झील भारत में है। अगर हिमालय के पर्वत की बात करें तो पर्वतीय तुलना में हिमालय के ये जो भारत की झील हैं, भारत में झीलों की संख्या कम ही है। सबसे ज़्यादा झील अगर देखा जाए तो यूरोप में फिनलैंड के पास है। यूरोप का एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं और भारत में झीलों की संख्या कम ही है। और झीलों का निर्माण कैसे हुआ है? तो झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। जैसे भारत में झीलों की बात करें तो हम पढ़ेंगे हिमालयी झील। अगर अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग हिमालयी झील का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग राजस्थान की झीलों का अध्ययन करेंगे, फिर देखिए बीच में खाली हो गया है, इसका अध्ययन, यहाँ झीलें बहुत कम पाई जाती हैं, तो हम दक्षिण भारत में झीलों का अध्ययन करेंगे। वर्गीकृत अगर हमको करना हुआ, अगर हम वर्गीकृत करके हमको पढ़ना हुआ तो देखिए इधर झीलों की भरमार है इस साइड, और ये नीचे की साइड, बीच में ये देखिए ये वाला एरिया एकदम खाली है। तो इसका अध्ययन हम यहाँ किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? जब झील पढ़ना है, झील नहीं है, तो यहाँ हमको वर्गीकृत करना पड़ेगा हिमालयी झील, जो हिमालय से निकली हैं झील, और ये राजस्थान की झीलें, और दक्षिण भारत की झीलें। दक्षिण भारत की झीलें हमको इसके अंतर्गत यही सब पढ़ना पड़ेगा। और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 60 से 62 झीलें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ भारत में 60 से 62 झीलें प्रमुख हैं, यानी महत्वपूर्ण हैं। और उसमें से भी भारत के 5 शहर ऐसे हैं जिन्हें झीलों का शहर कहा जाता है। 5 शहर ऐसे हैं जिन्हें झीलों का शहर कहा जाता है। उनमें से एक है आपका श्रीनगर। सबसे पहले श्रीनगर है, झीलों के शहर में सबसे पहला नाम श्रीनगर का आता है। फिर आता है नैनीताल, जो उत्तराखंड में है। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में है, नैनीताल उत्तराखंड में है। फिर आता है उदयपुर। उदयपुर आपका राजस्थान में पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। और आगे पढ़ेंगे तो थाइन, जो थाड़े में है, मुंबई में है। इन 5 शहरों को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों के शहर की उपाधि इसको दी गई है। और सबसे पुरानी और सबसे नई झीलों की बात कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि झीलों का निर्माण किस कारणों से हुआ है, झील कैसे कैसे बने हैं भारत के। तो ये भारत में सबसे पुरानी मानव निर्मित झील की बात करें तो सबसे पुरानी मानव निर्मित झील सुदर्शन है। सबसे पुरानी है सुदर्शन।
अब सुदर्शन झील कहाँ है, तो ये गुजरात में है। गुजरात में स्थित है। और गुजरात का जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के गिरनार क्षेत्र में यह झील स्थित है। और इस झील की जब निर्माण की बात करें तो ये झील कब, मतलब बहुत पुराना है, तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 300 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। 300 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। और मौर्य राजवंश था उस समय यहाँ मौर्यों का शासन था, तो मौर्य राजवंश के काल में ये सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और इसके बाद एक मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी गोविंद बल्लभ पंत है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये झील सबसे बड़ी है जो मानव निर्मित है। सुदर्शन मानव निर्मित है, मतलब बहुत पुरानी है, 300 वर्ष ईसा पूर्व है। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ये मानव निर्मित झील है और सबसे लंबी है। अब देख लेते हैं भारत में झीलों का निर्माण कैसे हुआ। भारत में ही नहीं, सभी जगह झीलों का निर्माण कैसे हुआ। पूरे विश्व में झीलों का निर्माण कैसे हुआ, तो झीलों के निर्माण के प्रमुख 8 कारण हैं। झीलों के निर्माण के प्रमुख 8 कारण हैं। अब 8 कारणों में सबसे पहला कारण हम देख लेते हैं, तो सबसे पहला कारण है भूगर्भिक कारण। भूगर्भिक कारण से होता है। और दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। और तीसरा हिमानी द्वारा होता है। हिमानियों के द्वारा भी होता है। और चौथा आपका पवन क्रिया के द्वारा भी होता है। पवन क्रिया के द्वारा भी होता है। और आपका पांचवा हो जाएगा, ये घुलन क्रिया से निर्मित झील होते हैं, जैसे जिप्सम, नमक, चूना, पत्थर, ये सब घुलकर झीलों का निर्माण करते हैं, तो ये घुलन क्रिया से निर्मित झील होते हैं। और आपका छठे की बात करें तो छठा भूस्खलन से निर्मित झील होती है। भूस्खलन से निर्मित झील होती हैं। 7वें की बात करें तो 7वें यहाँ लिख दे रहे हैं। 7वें की बात करें तो सातवां झील विसर्प झीलें होती हैं। एक एक करके भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं झीलों का निर्माण कैसे हुआ है। विसर्प। और 8वें की बात करें तो ये अनूप झीलें होती हैं। अनूप या लैगून, इसी को लैगून झील कहा जाता है। तो अब हम लोग पहला भूगर्भिक कारण, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा हिमानी, चौथा पवन, 5वां घुलनशील, 6ठा भूस्खलन, 7वां आपका विसर्प है और 8वां लैगून है। तो अब एक एक कारणों का अध्ययन हम लोग विस्तार से करते हैं। थोड़ा इनके भूगर्भिक कारण क्या है इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर ज्वालामुखी से कैसे निर्मित हुई इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और हिमानी से कैसे बनी, फिर पवन से, फिर घुलनशील क्या है, घुलन क्रिया क्या है, फिर भूस्खलन क्या है, उसके बाद विसर्प क्या है, और अनूप या लैगून क्या है। अनूप या लैगून झीलें क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें। भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें। भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें। भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें, तो ये झीलें पहाड़ों से बर्फ, पत्थर के टुकड़े, जो बर्फ आता है, पत्थर के टुकड़े आते हैं, ये सब जब धरातल पर गिरते हैं तो गिरने के बाद बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, विशाल गड्ढे हो जाते हैं। और इनमें जब विशाल गड्ढे में जल भर जाता है, विशाल गड्ढों में जब जल भर जाता है तो इससे निर्मित झीलें
क्या कहलाती हैं? भूगर्भिक झीलें कहलाती हैं। भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें कहलाती हैं। और इस प्रकार की झीलें आपको कश्मीर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तराखंड में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ भूगर्भिक क्रिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह की झीलें आपको जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़े थे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निर्मित झीलें क्या होती हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें क्या हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें वे झीलें होती हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद जो क्रेटर बनता है, जैसे ये ज्वालामुखी यहाँ से निकला है, तो ये ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ कुछ एरिया इसका गड्ढे की तरह हो जाएगा। यहाँ से जब लावा निकलकर बाहर चला जाता है, मैग्मा जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है मैग्मा, फिर जब लावा अगल बगल चला जाता है तो यहाँ एक गड्ढेनुमा आकृति बन जाती है जिसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर या काल्डेरा कहा जाता है। इसी क्रेटर या काल्डेरा में जब जल भर जाता है तो जल भर जाने के बाद यहीं पर झीलें बन जाते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर झील, ये जो क्रेटर है या फिर काल्डेरा है, यहीं पर जल भर जाता है तो जल भरने के बाद ये झीलें बन जाती हैं। इसी को कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। अब आगे उदाहरण स्वरूप लोनार झील या फिर पुष्कर झील। ज्वालामुखी से निर्मित जो झील है उसमें आपको लोनार झील मिल जाएगा और पुष्कर झील, ये इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी निर्मित झील के उदाहरण हैं। और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़े थे हिमानी निर्मित झील। तीसरे नंबर पे पढ़े थे हिमानी निर्मित झील। तो हिमानी निर्मित झील क्या होता है? अब हिमानी निर्मित झील, हिमानी से ही पता चलता है बर्फ। तो हिमनदों द्वारा निर्मित जो गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से जो हिमनद का गर्त होता है, जो गड्ढा होता है, तो उसमें हिम जब पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाता है, पिघलते हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जब पिघल जाता है पिघले हुए जल से इस प्रकार की कुछ झीलों का निर्माण होता है जिसे हिमानी निर्मित झील कहते हैं। इस प्रकार की झीलें आपको कुमायूं में मिल जाएगी, उत्तराखंड के कुमायूं में। कुमायूं हिमालय में आपको राकसताल झील, भीमताल झील, नौकुचिया झील, ये सब इसके उदाहरण हैं। भीमताल और आपको राकसताल मिल जाएगा, राकसताल, नौकुचिया झील मिल जाएगी, ये सब इसके उदाहरण हैं। कभी कभी तो हिमनदी के जब पिघल जाती है तो जल से हिमोड़ झीलों का निर्माण हो जाता है। हिम से पूरी तरह से जो झील होती है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, हिमोड़ झीलों का निर्माण हो जाता है। ये वाला उदाहरण आपको पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर पूर्वी ढालों पर देखने को मिलेगा। ये हिमोड़ झील जो होती हैं ये वाला उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? तो ये वाला उदाहरण आपको पीर पंजाल श्रेणी, जब हम लोग पहाड़ पढ़ रहे थे, पहाड़ पर्वत, तो वहाँ पीर पंजाल श्रेणी मिला था। तो पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसे ही झील पाए जाते हैं, हिमानी निर्मित झील। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग पढ़े थे पवन क्रिया से बनी झीलें। तो पवन क्रिया से कैसे झीलें बनती हैं देख लेते हैं। पवन क्रिया से कैसे ही झीलें बन जाती हैं। तो मरुस्थल में जब पवन क्रिया से अपवाहन गर्त बन जाते हैं, जब पवन बहते हुए सारी रेत उड़ा ले जाता है, जब पवन बहता है, चलता है, तो सारी रेत को उड़ा ले जाता है, वहाँ जब गर्त बन जाता है तो वर्षा काल में उसी गर्त में पानी भर जाता है। इसी गर्त में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद ये झील का स्वरूप बन जाता है, ये झील बन जाती हैं। जब यही झील वाष्पीकृत होने के बाद, जब गर्मियों के समय में इस झील का पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो यहीं से
नमक की परतें दिखाई देने लगती हैं। यहीं पर नमक की परतें इकट्ठा हो जाती हैं और यहीं से नमक की परतें दिखाई देने लगती हैं, और जिसके फलस्वरूप ये झीलें कैसी झीलें बन जाएंगी, खारे पानी की झीलें, ये खारी हो जाती हैं। इसका उदाहरण आपको सबसे अच्छा मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान का सांभर झील है, राजस्थान का सांभर झील है, और डिडवाना झील है, पंचभद्रा। राजस्थान में डिडवाना, सांभर, पंचभद्रा ऐसे ही झीलों का उदाहरण है। अब 5वें नंबर की झीलें हम लोग पढ़ते हैं। घूलन क्रिया से कैसे झीलें बनती हैं। घूलन क्रिया से निर्मित झील, तो घूलन क्रिया से जब निर्मित झील होती है तो इसमें चूना पत्थर, जिप्सम और लवण यानी नमक, जब इन सब के घुलने से जब ये सब शैलें घुलनशील हो जाती हैं, घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती हैं, ये झीलें बनती हैं। ये झीलें कैसी झीलें हैं, देखिए चूना पत्थर, जिप्सम, लवण, ये सब जब आपस में घुल जाती है, ये चट्टानों के रूप में रहती हैं, तो ये सब जब आपस में घुल जाती हैं तो इनका जल जहाँ इकट्ठा होता है उस झील को घुलन क्रिया से निर्मित झील कहा जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नंबर 6, भूस्खलन से निर्मित झीलें। हम लोग पढ़े थे भूस्खलन से निर्मित झीलें। तो भूस्खलन से निर्मित कैसी झीलें होती हैं, कैसे भूस्खलन से झीलों का निर्माण होता है। तो देखिए पर्वतीय ढालों पर जब बड़े बड़े शिलाखंड, पर्वतीय ढालों पर जब बड़े बड़े शिलाखंड गिरते हैं तो कभी कभी नदियों के मार्ग में, अगर नदी ऐसे बह रही है, ऊपर से शिलाखंड गिरे तो नदियों के मार्ग में अवरुद्ध हो जाते हैं, ये पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, पानी यहीं पर अवरुद्ध हो जाता है और इनमें धीरे धीरे जल भरने लगता है, इधर धीरे धीरे जल भरने लगता है और अंततः झील बन जाती है। यहीं पर अंत में झील बन जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी आ रही होती है वहाँ उत्तराखंड से, तो अलकनंदा नदी के मार्ग में ही बड़े बड़े शैल भूस्खलन के कारण बड़े बड़े शैल इस अलकनंदा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत फेमस झील का निर्माण हुआ है, गोहाना। वहाँ किस झील का निर्माण हुआ है, गोहाना झील का निर्माण हुआ है। तो ये है भूस्खलन से निर्मित झीलें। अब आगे 7वां नंबर देख लेते हैं। तो 7वां नंबर हम लोग देखे थे बिसर्प झीलें। बिसर्प झील 7वें नंबर की झील बिसर्प झील थी। अब देखते हैं बिसर्प झील कैसी झील होती है। तो ये मैदानी क्षेत्र में बनती हैं। मैदानी क्षेत्र में जब नदियाँ घुमावदार होती हैं, जब ऐसे नदी जाती हैं तो घुमावदार होती है। देखिए बिसर्प के आकार की बन जाती हैं। जब बीच में ये नदियाँ जब घुमावदार होती हैं और ये जब मोड़ लेती हैं तो इसका सिर ये देखिए कट जाता है। कभी कभी तो नदियाँ एकदम इस तरह से बहती हुई जाती हैं, तो ये इनका सर कट जाता है। यहाँ झील का निर्माण हो जाता है। तो इन्हीं झीलों को बिसर्प झील कहा जाता है। तब बिसर्प झील बन जाते हैं। और इसका उदाहरण सबसे अच्छा है गंगा के मध्य व निचली घाटी में। गंगा नदी जब आती है तो मध्य व निचली घाटी में इसके ऐसी ही झीलों का निर्माण देखने को मिलता है। और इसी झील को पश्चिम बंगाल में बिलूस कहते हैं, क्या कहते हैं, बीलस कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी बिसर्प झील को बीलस कहते हैं। अब देख लेते हैं 8वें नंबर की झीलें। तो 8वें नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 8वें नंबर की झीलें कौन सी थी। 8वें नंबर की झीलें थी अनूप झील या फिर आपकी इसी को लैगून झील कहा जाता है, अनूप या लैगून झील। तो
झील किस तरह से बनती हैं, तो जब नदियों का मुहाना आ जाता है, जब मान लीजिए ये आपका सागर है, ये आपकी नदी है। जब नदियों का मुहाना आ जाता है तो मुहाने पर समुद्री जब लहरें इधर से जाने लगती हैं, समुद्री लहरें, तो यहीं पर ये पवन या पवन के द्वारा या फिर समुद्री लहरों के द्वारा ही यहीं पर आपकी हो जाती है, कुछ मिट्टी इकट्ठा हो जाते हैं, बालू मिट्टी ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पानी अवरुद्ध हो जाता है। यहीं पर पानी रुक जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसी को लैगून झील कहा जाता है। चिल्का इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और चिल्का पर ही बन गया है ये झील। ये देखिए चिल्का नदी, चिल्का झील इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है जो उड़ीसा में है। ये तो थी झीलों का निर्माण। भारत में किस तरह से झीलों का निर्माण हुआ है, यानी कि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किस तरह से झीलों का निर्माण होता है। तो प्रमुख रूप से 8 कारणों से झीलों का निर्माण होता है। अब आगे देख लेते हैं। कभी कभी तो उल्कापिंड के गिरने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है। जब ऊपर से उल्कापिंड आसमान से गिरता है तो कभी कभी गड्ढा हो जाता है। गड्ढे में जब पानी भर, जहाँ उल्कापिंड गिरता है तो गड्ढा हो जाता है। गड्ढे में पानी भरने के बाद झीलों का निर्माण हो जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसी का उदाहरण है। उल्कापिंड के गिरने से वो झील बनी है। अब हम लोग देख लेते हैं झीलों में। देखिए यहाँ बहुत सारी झीलें दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह से पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग एक एक राज्य की झीलों को पढ़ेंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आता जाए। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों को। शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की झीलों को देखेंगे, फिर इधर ही ऊपर ज़्यादा झील दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद एक एक करके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से हम लोग झीलों का निर्माण करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में झीलें तो बहुत हैं। झील लगभग 24 झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में झीलों की संख्या लगभग 24 है, लेकिन हमको 24 की 24 नहीं पढ़ना है। 24 इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ झीलें इम्पॉर्टेंट हैं जिसका अध्ययन हमको करना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तराखंड की झीलों पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे डल झील। ये है आपकी डल झील। सबसे पहले ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो बुलर झील दिखाई दे रहा है। तो बुलर झील देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सीक्वेंस से पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ बुलर झील दिखाई दे रहा है, तो बुलर झील पढ़ लेते हैं। तो बुलर झील की बात करें तो ये हरमुख पर्वत के आधार पर, किस पर्वत के, तो हरमुख पर्वत के आधार पर यह सोपोर और बांदीपुर, हरमुख पर्वत के आधार पर ये सोपोर और बांदीपुर 2 शहरों के बीच में स्थित है। ये झील, बुलर झील सोपोर और बांदीपुर शहर के बीच में स्थित है और यह एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। यह एक गोखुर झील है और गोखुर झील के साथ ही साथ ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ये जो बुलर झील है एशिया महाद्वीप की बात कर रहा है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और यह झील 200 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 24 किलोमीटर लंबी है, 24 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 24 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है। और यह झील सनसेट पॉइंट के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो ये सनसेट पॉइंट के लिए भी प्रसिद्ध है। ये झील सनसेट पॉइंट के लिए भी प्रसिद्ध है और इस झील के पानी का मुख्य स्रोत जो है वो झेलम नदी है। ये बुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत झेलम नदी है और इसी के बीच में एक छोटा सा
द्वीप है, जेना लांग द्वीप। इसी बुलर झील में, झील के अंदर ही, जैसे झील है, झील के अंदर ही एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप का नाम है जेना लांग। इस झील का नाम जेना लांग है, जेना लांग है। और इसका निर्माण कहा जाता है राजा जैनुल अबिदीन ने करवाया था। जेना लांग द्वीप का निर्माण राजा जैनुल अबिदीन ने करवाया था। ये थी आपकी बुलर झील। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डल झील। हम लोग पढ़ना है जम्मू कश्मीर की झील, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को मिलेगा डल झील। ये है आपकी डल झील। तो डल झील की बात करें तो ये कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, इसको कश्मीर का मुकुट कहा जाता है डल झील को। और जम्मू कश्मीर में सबसे लोकप्रिय झील है, ये सबसे लोकप्रिय झील है। और कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील डल झील, सबसे बड़ी बुलर झील, दूसरे नंबर की डल झील है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 26 किलोमीटर लंबी झील है, 26 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और इस झील को यहाँ शिकारा, ये जो डल झील है, यहाँ शिकारा या लकड़ी की नाव और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाउस बोट या शिकारा लकड़ी की नाव से इस झील का भ्रमण किया जाता है, यात्रा इस झील पर किए जाते हैं। तो हाउस बोट से ही डल झील की प्यारी सी सैर की जाती है। और यहाँ पर पानी में खेले जाने वाले खेल का भी आयोजन होता है। डल झील में जो पर्यटक आते हैं तो यहाँ डल झील में पानी में खेले जाने वाले खेल का भी आयोजन होता है और वो लोग भाग लेते हैं पर्यटक। पानी में खेले जाने वाला खेल जैसे स्विमिंग वाटर हो गया, सर्फिंग हो गया, कायाकिंग हो गया, एंगलिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, ये सब पानी में खेले जाने वाले आपके खेल हैं। तो ये स्विमिंग वाटर, सर्फिंग, कायाकिंग, एंगलिंग, उसके बाद कैनोइंग, ये सब पानी में खेले जाने वाले खेल यहाँ पर आयोजित होते हैं। कहाँ पर? तो डल झील पर। अब आगे देख लेते हैं। डल झील के बाद आपका यहाँ बुलर हो गया, डल हो गया, ऊपर वाला निपटा देते हैं पोंगोत्सो झील की बात करें तो ये हिमालय की झील है जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर है और 134 किलोमीटर लंबी है। भारत के लद्दाख और तिब्बत के बीच में ये झील अवस्थित है। पोंगोत्सो भारत के लद्दाख और तिब्बत के बीच में ये झील अवस्थित है। यह जनवादी गणराज्य चीन जनवादी गणराज्य चीन है। चीन में इस झील के 2/3 भाग हैं। चीन में ये झील 2/3 भाग जाता है। और इसकी सबसे चौड़ी नोक जो है वो सिर्फ 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर सबसे चौड़ी नोक है इसकी। और शीतकाल में यह पोंगोत्सो लेक एक खारे पानी की झील है। सबसे पहले ये खारे पानी की झील है। खारा होने के बावजूद भी ये शीतकाल में संपूर्ण झीलें जम जाती हैं। ये पूरी संपूर्ण झीलें, ये पोंगोत्सो जो है, ये पूरी की पूरी झीलें जम जाती हैं। कब? तो सर्दियों के समय में। और झील का अगर भ्रमण करना हुआ तो इतनी बड़ी झील है, कम से कम आपको 5 घंटे लगेंगे। झील का भ्रमण करने में 5 घंटे लगेंगे। तो ये था आपका पोंगोत्सो, बुलर और डल हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं शेषनाग झील। ये देखिए यहीं पर आपका है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में ही शेषनाग झील है। तो शेषनाग झील की बात करें तो ये पहलगाम से 27 किलोमीटर की दूरी पर ये पहलगाम है। पहलगाम से 27 किलोमीटर की दूरी पर
3658 मीटर की ऊंचाई पर, ये पहलगाम से 27 किलोमीटर की दूरी पर 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है जिसका नाम है शेषनाग या नागिन ताल। इसी को नागिन ताल भी कहा जाता है, नागिन झील, ताल नहीं नागिन झील कहा जाता है। और ये इस झील की बात करें तो यहाँ से अमरनाथ के प्रमुख आकर्षक स्थल में से ये झील भी एक है। अमरनाथ की यात्रा जब करने लोग जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाते हैं। तो अमरनाथ का जो आकर्षण स्थल है उसमें से ये आपकी शेषनाग झील भी है। धार्मिक पौराणिक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि शेषनाग झील पर ही जब महादेव जा रहे थे, शंकर भगवान जा रहे थे कैलाश पर्वत पे, तो यहीं पर अपने गले का जो सांप था, शेषनाग 7 मुँह वाला, तो यहीं पर उतार कर उसको रखे थे। अपने नाग को, जो उनके शक्ति का प्रतीक माना जाता है, यहीं शेषनाग झील के पास ही उतार कर रखे थे। तो ये एक आकर्षण स्थल भी है। और अगर अमरनाथ की बात करें तो अमरनाथ के आकर्षण स्थल में से एक है ये। और इस स्थान का नाम हिंदू धर्म में 7 सिरों वाले नागराज के नाम पर शेषनाग पड़ा है। 7 सिरों वाले नागराज के नाम पर शेषनाग रखा गया है। और इस झील के पास 7 पहाड़ियाँ भी हैं। शेषनाग, 7 पहाड़ी, इन सब की वजह से इसका नाम शेषनाग रखा गया है। और शेषनाग, पहलगाम से शेषनाग जाने के लिए लगभग 2 दिन लग जाते हैं। जो पहलगाम है, दूरी तो ज़्यादा नहीं है, 27 किलोमीटर ही है, लेकिन पहलगाम से शेषनाग जाने के लिए लगभग 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं। और सर्दियों में ये ठंड के कारण ये जो शेषनाग झील है पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाती है। बर्फ़ की चादरों से ये पूरी तरह से ढक जाते हैं। ये तो था आपका शेषनाग झील। अब आगे देखते हैं, ये एक और झील है, तुलियन झील। ये सब आपकी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जो 4-5 झीलें अभी हम बता रहे हैं, एक तुलियन के बारे में बता दें, उसके बाद बताएं। तुलियन झील एक है आपकी, तुलियन झील, ये भी यहीं जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलियन झील की बात करें तो इसको तारसीर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको तारसीर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील तक जाने के लिए पर्यटक टट्टू की सवारी करना पसंद करते हैं। इस झील तक जाने के लिए जो पर्यटक आते हैं पहलगाम से यहाँ तक जाने के लिए टट्टू की सवारी करना पसंद करते हैं। और यह झील साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है। ये जो तुलियन झील है साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और इन सब झीलों के बारे में जो अभी आपने पढ़ा, इसको धरती के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन सब झीलों को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। धरती का स्वर्ग, ये जो 5 झीलें आप अभी पढ़ें, इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो धरती के स्वर्ग के नाम से मशहूर ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। और ये आप तो जानते, ये तो आप लोग जान ही चुके हैं, हिमालय की गोद में जम्मू कश्मीर आपका बसा हुआ है। हिमालय में जम्मू कश्मीर बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसमें से आपका पर्वत श्रृंखला है, शानदार पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, क्रिस्टल हैं, स्पष्ट धारा है, मंदिर है, ग्लेशियर है, उद्यान है। और इसी श्रेणी में आपका झील भी है। झील भी है जो इस भव्यता में 4 चाँद लगा देता है। और शायद यही सब वो कारण है जिसके चलते जम्मू और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? तो इन्हीं सब कारणों से जम्मू और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और हम लोगों ने
ये तो देख ही लिए इसमें कितने झील थे जो धरती के स्वर्ग के अंतर्गत आते थे। इन सब झीलों पर पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। और एक दो झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। धरती के स्वर्ग के अंतर्गत तो नहीं आते, लेकिन जम्मू कश्मीर ही धरती का स्वर्ग है, तो वो लोग भी इसी में आ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है जांसर, लेकिन जांसर नहीं है, मानसर है, मिसप्रिंट हो गया है, मानसर। तो मानसर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से 37 किलोमीटर दूर घने वनों और पर्वतों से घिरा क्षेत्र है। ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर से लगभग 37 किलोमीटर की दूर स्थित घने जंगल हैं, घने वन हैं और पर्वत हैं। ये क्षेत्र घने वनों और पर्वतों से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 9 किलोमीटर दूर एक सुरिनसर झील स्थित है, और सुरिनसर झील और मानसर झील को, इन दोनों झील को कभी कभी तो जुड़वा झील भी कहा जाता है। कौन कौन झील? तो सुरिनसर झील, सुरिनसर झील और मानसर झील, ये दोनों कभी कभी इन दोनों को जुड़वा झीलों के नाम से भी जाना जाता है। और एक झील है यहीं पर आपका मानसबल झील, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है मानसबल झील। मानसबल झील की बात करें तो मानसबल झील जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर से उत्तर में गांदरबल एक ज़िला है, वहीं पर ये झील गांदरबल ज़िले में स्थित है। गांदरबल ज़िले में ये झील स्थित है और यह एक पर्वतीय झील है, पर्वत के किनारे स्थित है, पर्वतीय झील है। इसके किनारे 3 बस्तियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 3 बस्तियां हैं इसके किनारे। वो बस्तियां कौन कौन सी हैं? तो एक है जरोकबल, एक है जरोकबल है, और दूसरा है कोडाबल। एक जरोकबल, दूसरा कोडाबल, तीसरा गांदरबल है। तीसरा क्या है? गांदरबल। ये जरोकबल, कोडाबल और गांदरबल है। और इसकी गहराई की बात करें तो ये 13 मीटर की गहराई के साथ ही जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2.81 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है ये झील, और लंबाई 5 किलोमीटर। ये कितनी लंबी है? तो 5 किलोमीटर लंबी झील है। तो ये था आपका जम्मू कश्मीर की झीलें। अब जम्मू कश्मीर की हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की झीलों को पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड की झीलों को। उत्तराखंड की झीलों को तो ये अगर हम लोग एक ही वीडियो में पूरी झीलों को देखने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम लोग एक एक करके जहाँ जहाँ ज़्यादा झीलें हैं उसमें एक एक राज्य की झीलों का अध्ययन करेंगे। बाकी जहाँ कम झीलें हैं उसमें हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों को एक ही साथ देख लेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे उत्तराखंड की झीलों को। उत्तराखंड की झीलों को देखेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हम लोग पंजाब हरियाणा की झीलों को देख लेंगे, और राजस्थान की झीलों को भी हम लोग अलग से देखेंगे, और इधर भी 1 या 2 पार्ट में करके हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमको आसानी से समझ में आता जाए। अगर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक तरफ से आप लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल जाएगा तो मतलब ही क्या रह जाएगा। इसीलिए ये हम लोग आराम से पढ़ेंगे और समझते हुए, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे, ताकि हम लोगों को याद होता चले। तो इसी के साथ ही ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए,
लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जहाँ आप लोगों को ना समझ में आए वहाँ आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।